हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक फिजिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, स्केलर्स, एरर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर हम ये नहीं कह सकते कि ये मैकेनिक्स को बिलोंग करते, क्योंकि मैकेनिक्स के बारे में हियर एंड देयर थोड़ा बहुत हमने उनमें जरूर देखा होगा। बट इनफैक्ट मैकेनिक्स जो हमारा स्टार्ट होता है, वो मैकेनिक्स वन डी मोशन से स्टार्ट होता है। मतलब यहां से एक तरह से कोर फिजिक्स, हमारा जो मेन फिजिक्स है, क्वालिटी फिजिक्स है, वो यहां से स्टार्ट होता है। सो मैकेनिक्स, जैसा हम लोग ने इनिशियल में देखा था, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जेई के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप पूरे मैकेनिक्स को अगर अच्छे से ग्रैप्स कर लें तो काफी पार्ट इजी हो जाएगा पेपर के लिए, सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग भी है। सो आज हम लोग मैकेनिक्स का एक तरह से, अगर हम नॉट थ्योरेटिकली, टेक्निकली देखें तो मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? वन डी मोशन। तो चैप्टर नंबर 4, वन डायमेंशनल मोशन। और फ्रेंड्स, आज से, अब से, यहां से हम लोग फोकस होके जरूर पढ़ेंगे, बहुत फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे फोकस करके, तो मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, विद द हेल्प ऑफ ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको बहुत इजीली इमेजिन होगा, बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको फील होने लगेगा, और फील होने लगा, समझ लीजिए मजा आने लगा, आपका इंटरेस्ट आने लगा। सो जस्ट फोकस करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है और ध्यान से सुनना है। और कम से कम ड्यूरिंग अ डे, मिनिमम जब थ्योरी चल रहा हो तो मिनिमम आपके लिए डाइवर्जन होना चाहिए। आप उसको बीच में क्विट ना करिए, बीच में क्विट कर दिया आपने या किसी वजह से आपने रोक दिया, फिर 1 घंटे बाद आके देखा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप वन शॉट उसको देखिए, वन शॉट देखने की कोशिश करिए। सो वन डायमेंशनल मोशन चैप्टर 4 है, लेकिन हमारे हिसाब से मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सो आज हम लोग डे 1 में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे फंडामेंटल जो टर्म होते हैं मैकेनिक्स में। देखिए मैकेनिक्स, ये हम लोग कौन सा मैकेनिक्स कर रहे हैं? हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं। मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, एक मॉडर्न मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हैं, एक क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह सकते हैं। क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बस एक एजम्पशन रहता है। क्या एजम्पशन रहता है? स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी मच लेस देन एज कंपेयर टू लाइट स्पीड, बस इतना एजम्पशन है। इसी को हम लोग न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं। तो ये हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया, या इसी को अपन लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स भी किया जा सकता है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जो दूसरा होता है वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। सो मैकेनिक्स में सबसे बेसिक टर्म क्या होता है? सबसे बेसिक टर्म आप देख सकते हैं, मोशन एंड रेस्ट। अब आप लोग कहोगे ये तो हमको मालूम है, मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलो भाई ठीक है। रेस्ट का मतलब हम बैठे हुए हैं तो रेस्ट पर हैं। क्या वास्तव में इतना इजी है जितना आप समझ रहे हैं? अगर आप इसको, अपनी सोच को बिल्कुल डीप में लेके जाएं, तो क्या इतना इजी है ये? चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इन्हीं दो टर्म को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट? जो प्राइमरी लेवल पे आपको लग रहा है बहुत आसान है, उसको फील करना लेकिन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें मैकेनिक्स को क्लासिफाई करें, तो उसमें से एक ब्रांच आ जाता है काइनेमेटिक्स। एक ब्रांच काइनेमेटिक्स है, एक पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स। सेकेंड पार्ट आ जाता है डायनामिक्स, और थर्ड पार्ट आ जाता है स्टैटिक्स। ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो दूसरी बात होती है, ये स्टैटिक्स है। इनका क्या मतलब हुआ? आप देख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ मोशन। अब देखिए, वेरिएबल्स ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स ऑफ मोशन, अरे भाई सारे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, दे ऑल आर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। इन्हीं को हम कहेंगे वेरिएबल्स ऑफ मोशन। क्या है? विदाउट स्टडीइंग, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, कॉज ऑफ द मोशन। मतलब ये हुआ कि हम मोशन के कॉज पे नहीं जाते हैं इस ब्रांच में। इस ब्रांच में, काइनेमेटिक्स में, हम मोशन के कॉज पे नहीं जाते हैं, हम बल्कि ये देखते हैं मोशन होने के बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है ड्यूरिंग मोशन,
कॉज पे नहीं जाना है, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो स्टडी करते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। सो इनको हम बोलते हैं, इनको स्टडी करने वाली ब्रांच हमारी हो गई काइनेमेटिक्स। देखिए क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि आप प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सके किस ब्रांच में क्या पढ़ना है। आप स्टडी करते हैं, सपोज आपको पूरे होल इंडिया को स्टडी करना है, तो आप पूरे होल इंडिया को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। आपको पहले देखना होगा, हम एक पर्टिकुलर स्टेट को स्टडी करेंगे, स्टेट में पर्टिकुलर सिटी को स्टडी करेंगे, सिटी में भी पर्टिकुलर कोई लोकेशन उसको स्टडी करेंगे। इन दैट वे, तो सिंपली वैसे ही हम अपने कन्वीनियंट वे से इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स। इट इज अनदर ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म in which we study cause of, अब देखें यहाँ cause of motion स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं। और जितने चैप्टर आएंगे सब में एक कुछ काइनेमेटिक पार्ट होगा, कुछ डायनामिक पार्ट होगा, कुछ स्टैटिक्स पार्ट होगा, नो डाउट। सो कॉज ऑफ मोशन, सबसे बड़ा कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? वी ऑल नो फोर्स। फोर्स के बारे में, क्या फोर्स लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारे जो हमारे स्टडी होते हैं, व्यू होते हैं, ये बायनोकुलर की तरह है कि हमने उस पर्टिकुलर बायनोकुलर में क्या देखना है। तो वहां पर पहला बायनोकुलर हो गया हमारे लिए काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनामिक्स। डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन देखना है और काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन नहीं देखना है, दैट्स अ डिफरेंस। इसका मतलब काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं स्टडी करेंगे। सो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इसके बाद आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, इसका मतलब देखिए कोई भी इक्विलिब्रियम है तो वहां पर एफ नेट दैट विल बी जीरो, ये तो कंडीशन आप समझ लीजिए। कोई भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। हाँ, अब मन में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कुछ लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दोनों पॉसिबल हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। दैट इज सिंपली जो हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक्स। सो ये समझ में आ गया, मतलब रेस्ट पे भी होगा तो भी एफ नेट जीरो पॉसिबल है, और मोशन में भी होगा तो भी एफ नेट जीरो पॉसिबल है। मोशन में भी यूनिफॉर्मली मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ पे यूनिफॉर्म कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, सिंपल हो गया, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर उस पे एफ नेट जीरो लग रहा है। सो ये तीन ब्रांच हो गई। ये हम लोग तीन ब्रांच के अकॉर्डिंग एक तरह से मैकेनिक्स को, जो पूरा क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में देखते हैं हम लोग रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट को पहले देखें, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है a position of any object or particle is not changing with respect to any observer, then this object is said to be rest। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे रेस्ट पर है। अगर मोशन की बात करें तो सेम है, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज चेंजिंग, यहां पर नॉट चेंजिंग था और यहां पर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा, विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब देखना यह है कि हमारे रेस्पेक्ट में क्या चीज मूव कर रही, क्या नहीं मूव कर रही है। अब किसी और के रेस्पेक्ट में हो सकता है वो मोशन में हो, जैसे हम सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, हम सब क्या है? रेस्ट पर है। रूम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। क्या हम सब रेस्ट पर है? वास्तव में आप सोचिए जरा बैठ के कि आप बैठे हुए हैं, क्या रेस्ट पर हैं? क्या अर्थ नहीं रिवॉल्व कर रहा है? हम लोग अर्थ में ही है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, क्या अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है और बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब अगर हम सन के रिलेटिव में देखें तो नहीं, हम बिल्कुल रेस्ट पे नहीं। मून के रिलेटिव में देखें, बिल्कुल किसी भी प्लेनेट के रिलेटिव में देखें तो हम रेस्ट पर नहीं है। इसका मतलब हम मूव कर रहे हैं पर हमको क्या लग रहा है? हम मोशन में। तो ये रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये तीसरा जो रेस्ट और मोशन के अलावा किसके रेस्पेक्ट में देखना है, किसके सापेक्ष देखना है, किसके रिलेटिव में देखना है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, देखिए टेक्निकली एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन इज इम्पॉसिबल, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम ये नहीं कह सकते अब वो रेस्ट पर है, जितने गैलेक्सी में सबके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं, या एब्सोल्यूट मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो अब वो मूव ही कर रहा होगा किसी के भी रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। अगर कोई सपोज हम अपने आप को एज्यूम करें अर्थ के साथ साथ हम रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई प्लेनेट सेम एंगुलर स्पीड सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग रेस्ट पे आ जाएंगे अगर वो हमारे प्लेन में है। सो यहां पर ये दोनों थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल कहा जाता है, टेक्निकली भी ये इम्पॉसिबल है। अब इसको जरा फील करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पर हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब देखें एक नया टर्म लेके आए, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या हम क्या बोलते हैं इसको, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम को हमको देखना है क्या होता है इसका मतलब। सो यहां पर देखें हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। भाई रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड है, आपको लग रहा होगा रेफरेंस फ्रेम का मतलब आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी रेफरेंस फ्रेम हो सकते हो, हम भी रेफरेंस फ्रेम हो सकते हैं, कोई गाड़ी भी रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। तो सिंपली दिस इज स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर का स्टेट रेस्ट पर है, मोशन में है, अगर मोशन में है मूविंग रेफरेंस फ्रेम हो गया, रेस्ट पर है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। दैट डिपेंड्स कि आप कहां पर हो, उसी को टेक्निकली कहा गया, मतलब ऑब्जर्वेशन करना। जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं अब एक इवेंट का, आप देखें इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर आर फ्यू पर्संस, यहाँ पर एक बॉय है, किड है, यहाँ पर ये रोड के साइड में है, देन someone is driving a car, then some kid is driving a bicycle। so आइए देखते हैं यहाँ पर with the help of this, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइसिकल और रेड कलर का कार वो तो पैरेलल जा रहे हैं, और बाद में आप देखें ग्रीन कलर का कार वो उसके बैक में जा रहा है, ब्लू कलर का कार, और एक पर्सन रेस्ट पे चुपचाप वहां पर वेट कर रहा है टैक्सी का। ये जो इवेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इवेंट है इसको जरा फिर से ध्यान से देख लीजिए, इसको देखें, हम लोग इसको देखते हैं, यहां पर आप देखिए रेड कलर और वो साइकिल दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे, और बाद में जो ब्लू कार जा रहा है वो मूविंग कंडीशन में होगा, और यहां पर ये एक पर्सन है जो कि रेस्ट पर है। तो यहां पर हम देखते हैं सपोज एक कार ए हो गया, रेड कार हो गया, एक कार बी हो गया, ये हमारा ब्लू कार हो गया, इसके बाद में ये एक पर्सन साइड में रोड्स के साइड में खड़ा हुआ है, ये पर्सन सी, और साइकिल में ये डी है। अब जरा आप हमको बताइए ए और डी आपस में बात करें, अगर एनिमेशन में देखा था ना दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, ए और डी आपस में बात करें कि भाई आप रेस्ट पर हो या हम रेस्ट पर हैं, क्या कहेंगे, कार के रेस्पेक्ट में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में डी रेस्ट पर है और डी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है। मतलब अगर इस साइकिल वाले से पूछा जाएगा कार में इसका कोई फ्रेंड बैठा है सपोज ए, उसके बारे में कि डी वाले से पूछा जाए कि ए क्या है, रेस्ट पर है या मोशन में है, तो डी क्या कहेगा, रेस्ट पर है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे सी से पूछें ए के बारे में, वो कहेगा नहीं ए तो मूविंग कंडीशन में है। इसका मतलब ए कार में बैठा हुआ कोई पर्सन है वो डी के लिए रेस्ट पर है, सेम वही पर्सन सी के लिए मोशन में। अब आप जरा दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डाल के समझो इस बात को। आपको मैंने इनिशियल में बताया था प्राइमरी लेवल पे इजी लगता है कि रेस्ट एंड मोशन, यस आई नो, उनको आप फीलिंग लेना जरूरी है। इसका मतलब तीसरा पोजीशन इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस फ्रेम इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो डी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है और सी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है। मतलब अल्टीमेटली डिपेंड किस पे किया, किसी का रेस्ट या मोशन, वो डिपेंड किया हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, उस पर डिपेंड किया। अगर आप बी कार से पूछोगे ए के बारे में तो वो कहेगा नहीं ये तो मूव कर रहा है, डी के बारे में दोनों मूव कर रहे हैं। अगर हम ए और डी से सी के बारे में पूछें कहेंगे नहीं ये रेस्ट पर नहीं है, जबकि वो रेस्ट पर है। आप सोचो इस बाइसिकल वाले बच्चे से पूछा जाए सी पर्सन के बारे में कि ये सी पर्सन रेस्ट पर है या मोशन में, क्या कहेगा, बैक साइड मूवमेंट है, मोशन में है। इट मींस ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो मोशन में है या रेस्ट पर है।
सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि भाई अगर आप सी से पूछते हैं, सी से पूछते हैं किसके लिए, ए के लिए, डी के लिए, बी के लिए, तो सी का स्टेटमेंट होगा दे ऑल आर मूविंग एंड वाइस वर्सा। ए डी बी से पूछते हैं सी के लिए, वो भी कहेंगे सी इज मूविंग, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ए और डी को देखें तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। इसका मतलब अब आपको ये समझ लेना चाहिए रेस्ट और मोशन क्या होता है। थोड़ा फीलिंग आ गया होगा आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा रेस्ट एंड मोशन। आइए देखते हैं, आगे जाते हैं हम लोग। अब मोशन है तो कितने टाइप का होता है ये देखा जाए, टाइप्स ऑफ मोशन। सो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला हम देखते हैं वन डायमेंशनल या वन डी मोशन। वन डायमेंशनल मोशन या वन डी मोशन, देखें ध्यान से, if position of any object is changing any of x axis और y axis और z axis, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या तो x एक्सिस या तो x एक्सिस में चेंज हो, या सिर्फ y एक्सिस में चेंज हो, या फिर सिर्फ z एक्सिस में चेंज हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन डी मोशन। और ध्यान रखिएगा ऑल वन डी मोशन विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। और जितने भी वन डी मोशन होंगे सबके सब हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे। देखें यहां पर आप देख सकते हैं एक बॉल है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये बॉल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वन डी मोशन कर रहा है, रेड बॉल। या येलो बॉल की बात करें तो ये भी वन डी मोशन कर रहा है, येलो बॉल भी अपवर्ड वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। बट अगर आप इस बॉल का जो ग्रे कलर का बॉल है इसको देखें, आपको क्या लग रहा है, आपके स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। कौन सा एक्सिस हुआ बाहर निकल रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, जेड एक्सिस हुआ। तो ऐसा लग रहा है आपको ये बॉल बाहर आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। इसका मीनिंग है ये तीनों के तीनों बॉल आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो मोशन कर रहे होंगे व्हाटएवर, पर ये तीनों बॉल इंडिविजुअली वन डी मोशन कर रहे हैं। तीनों बॉल, कोई एक्स में मूव कर रहा है, कोई जेड में मूव कर रहा है, कोई वाई में मूव कर रहा है। इट मींस ये तीनों बॉल्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, वन डी मोशन कर रहे हैं, सिर्फ एक्स या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। सो ये हम लोगों ने देख लिया कि वन डी मोशन में किसी भी एक एक्सिस में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, उसके पोजीशंस चेंज हो, तो हम कह देते हैं वन डी मोशन, और इसको बिल्कुल सही है स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा आप ये जरा एक बात सोचो, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन, सारे स्ट्रेट लाइन मोशन वन डी मोशन होंगे, सोचिए, सारे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या वन डी मोशन ही होंगे, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन, मींस मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है, अरे भाई एक्स वाई जेड तीन एक्सेस होती हैं, कोई दो एक्सेस को मिला दो प्लेन बन गया, कोई भी दो एक्सेस मिला सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, उसी को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन। सो प्लेन का मतलब दो एक्सेस मिला दिए, इसको हम बोलते हैं टू डी मोशन। मतलब किसी का पोजीशन एक्स और वाई दोनों एक्सेस में चेंज हो, दोनों एक्सेस में चेंज होगा तो हम कहेंगे वो टू डी मोशन होगा। एक्स वाई में चेंज हो, वाई जेड में चेंज हो, जेड एक्स में चेंज होगा, तो वो मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं, या फिर आप मोशन इन टू डायमेंशन कह सकते हैं। देखें आप एक एग्जांपल, यहां पर सर्कुलर मोशन है, क्या कर रहा है, इसके दो एक्सेस में अगर आप एक्सेस बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए भाई, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और यहां पर जेड एक्सेस हो गया। अब इसके क्या हो रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, आप देखें एक्स एक्सेस में भी चेंज हो रहे हैं, और जेड एक्सेस में भी चेंज हो रहे हैं। क्लियर है ना, इसका मतलब ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहा है अगर हॉरिजॉन्टल कर रहा है। इसका मतलब ये मोशन इन 2D भी कह सकते हैं या मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, यहां पर क्या है, ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। इसका मतलब इसके भी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है, एक्स और वाई दोनों में पोजीशन चेंज हो रही, कोऑर्डिनेट चेंज हो रही, तो ये क्या हुआ, मोशन इन ए प्लेन, या कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन में बॉल मोशन कर रहा है। दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा 2D होता है, नहीं।
आप अपनी तरफ से मत बनाइएगा, पॉसिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन भी 3D हो सकता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन 3D हम लोग देखेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल प्रोजेक्टाइल मोशन इन जनरल जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्योरली 2 डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन है। सो ये एग्जांपल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो 2 डायमेंशनल मोशन में एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल यहां तक हम लोग इतना समझ चुके हैं। 2D मोशन में क्या स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल है? जरा सोचो आप लोग। बिल्कुल पॉसिबल है। आप जरा देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर कोई पर्सन है और ऐसे चल रहा है, इसका मतलब सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहा है, क्या कहोगे आप? स्ट्रेट लाइन मोशन है? एब्सोल्युटली है। क्या कहोगे आप? मोशन इन अ प्लेन है? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी 2D मोशन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट? सो ये हम लोगों ने देख लिया 2 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन में भी स्ट्रेट लाइन मोशन, एज हम लोगों ने देख लिया। राइटिंग ऑन अ बोर्ड और कॉपी इज ऑल्सो 2D इवेंट। आप कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, कैसा इवेंट हो गया? 2 डायमेंशनल हो गया। अगर आप पेन नहीं उठाते हैं, रिमेंबर इट, पेन उठाते हैं, तीसरा डायमेंशन आ जाएगा, वहां पे 3D हो जाएगा। आप कंटिन्यूअसली पेन चलाते जाते हैं, दैट इज सिंपली 2D मोशन। और जैसे ही आपने पेन लिफ्ट किया फिर लिखा, पेन लिफ्ट किया फिर लिखा, वो इवेंट ओवरऑल 3 डायमेंशनल हो गया। इसका मतलब राइटिंग ऑन अ बोर्ड और कॉपी, ये भी 2D इवेंट होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये कोई इंसेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा अगर ये स्ट्रेट जाता है तो ये हो गया हमारे 2D मोशन के एग्जांपल। चलिए 3D को भी देख लिया जाए। 3 डायमेंशनल, अभी तक तो 3D आपने मूवीज देखी होंगी। 3D मूवीज के अलावा 3D बहुत सारे लोग पेंटिंग बनाते हैं 3D, या फिर 3D कहीं पे आर्ट होती है, उसको देखा होगा आपने। 3D का मतलब आपको ऐसा अपीयर होता है वो बाहर निकल के आ रहा है, ऐसे ही तो होती है 3D पेंटिंग। आपको लगता है रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक है, कोई बिल्कुल ऐसा लगता है सामने है। या मूवीज देखी होंगी तो ऐसे लग रहा था कि ये मूवीज में हम भी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इसका मीनिंग है 3 डायमेंशनल मोशन और 3D मोशन, if position of any object is changing along all 3 axes, तीनों एक्सेस में है, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सेस में अगर चेंज होगा तो हम कहेंगे 3D मोशन हो रहा है। देखें आप एग्जाम, यहां पर एक एनिमेशन से एक बॉक्स है सपोज ग्लास का, उसके अंदर छोटे छोटे से गैस मॉलिक्यूल हैं या बॉल्स सोच सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जिग जैग मोशन कर रहा है, जिग जैग, कभी एक्स कभी वाई कभी जेड, कोई एक्स जाता है कोई वाई जाता है कोई जेड जाता है, और ये जिग जैग मोशन ही इनका 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। सो 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में फिल्ड होंगे, वो जिग जैग रैंडम मोशन करेंगे, वो 3D मोशन हो जाएगा। 3D मोशन में तीनों एक्सेस में उसके पोजीशन चेंज होना जरूरी है, कोऑर्डिनेट चेंज होना जरूरी है, तीनों एक्स वाई एंड जेड ऑल्सो। ये हम लोगों ने देख लिया 3D मोशन का एग्जांपल। चलिए एक और देखते हैं। सपोज कोई बर्ड है, बर्ड रूम में रैंडमली मूव कर रहा है। अब बर्ड रूम में रैंडम मोशन कर रहा है, कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में। सो ये कैसा हो गया एग्जांपल? 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर बर्ड अभी जेड एक्सिस में आ रहा है। देखें, अगर आप इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसको वाई एज्यूम करते हैं और इसको जेड एज्यूम करते हैं, जो कि जेड एक्सिस, ध्यान रखिएगा ये तीनों परपेंडिकुलर है म्यूचुअली आपस में। जेड एक्सिस का मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। आप बर्ड देखिए, एक्स में जाता है, वाई में जाता है, जेड में आता है। सो ये कैसा मोशन हो गया? 3D मोशन हो गया। इसी टाइप से एक पर्सन के लिए देखें, हम लोग पर्सन के अकॉर्डिंग देखें, क्या पर्सन 1D में मूव कर सकता है? कर सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता है। 1D में मूव करना है, इजिली आप देख सकते हैं ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे 1D में ये पर्सन जा रहा है 1D में। एक्स एक्सेस हो सकता है, चलिए एक्स एक्सेस मान लेते हैं, मींस पर्सन 1D मोशन कर सकता है। चलिए ये तो सबको क्लियर हो गया। क्या पर्सन 2D मोशन कर सकता है? सोचो सोचो भाई, सब लोग सोचो जल्दी से। बिल्कुल सही, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा 2D मोशन? 1D मोशन या 2D मोशन अगर करना है पर्सन को, तो 2D मोशन कैसे करेगा? अब देखो 2D मोशन, यहां पर अगर हम लोग इसको x एज्यूम करें, ये y एज्यूम करें, देखिए पर्सन कैसे मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रहा है। इसका मतलब 1D कर रहा था, 2D भी कर सकता है। तो
इसका मतलब ये हो गया 1D मोशन भी कर सकता है पर्सन, 2D मोशन भी कर सकता है। ये सबको क्लियर हो गया ना कि हम 2D कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो सबको पहले से ही क्लियर था। अब एक क्वेश्चन फिर आया, 3D भी कर सकता है क्या? अब सोचो आप लोग, 3D मोशन कर सकता है पर्सन? सोचते रहिए सोचते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पर्सन 3D मोशन कैसे कर सकता है, उड़ थोड़ी ना सकता है, हमारे विंग्स थोड़ी ना होते हैं, पंख थोड़ी होते हैं, उड़ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब पर्सन 3D मोशन नहीं कर सकता। ऐसा आप में से काफी लोग कह रहे होंगे। क्या ऐसा सही है? चलो हम लोग देखें। हमारे हिसाब से तो सही नहीं भाई, मुझे लगता है कि मैं 3D मोशन भी कर सकता हूं। कुछ कंडीशंस होती है नो डाउट, 3D मोशन भी मैं कर सकता हूं और इवन करता हूं, डेली करता हूं। आप नहीं करते? सोचिए, आप करते हैं 3D मोशन? मैं कहता हूं आप करते हैं डेली। कैसे? देखें, ये स्टेयर केस है, स्टेयर केस है। अगर कोई पर्सन है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और तीनों एक्सेस में आप सोचो कि इस टाइप से कोई रूम है और इस रूम में ऐसे कोई स्टेयर केस बना हुआ है, ऐसे स्टेयर्स बने हुए, सीढ़ियां बनी हुई हैं और जब आप इसमें मूव करोगे जैसे कि आप देख रहे हैं तो कैसा मोशन हो जाएगा? 3D मोशन हो जाएगा। आप अपने रूम में इमेजिन करो, एक बॉटम कॉर्नर लो और एक टॉप का कॉर्नर लो, वहां से डायगनली अपोजिट पे अगर आप स्टेयर में जाओगे तो कैसा मोशन होगा? एक्स में भी देखें, आप ध्यान से सोचो, एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, जेड में भी चेंज होगा। मतलब हम लोग 3D मोशन भी कर सकते हैं। सो हम लोग 3D मोशन भी कर सकते हैं, 2D ऑब्वियसली कर सकते हैं, 1D भी कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया सबको कि भाई 1D 2D 3D मोशन कैसे किया जा सकता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो काइनेमेटिक्स में यूज होंगे, आइए देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहला टर्म है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी होता है हमेशा, और अगर वेक्टर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। सो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। अब देखें, सपोज यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इनिशियल पोजीशन यहां से अगर आप देखो तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब यहां से कोई चलना स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये जा रहा है और ये पर्सन यहां पर जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और यहां तक पहुंचता है। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करोगे आप? अरे भाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी स्ट्रेट लाइन के लेंथ को मेजर कर लोगे, नाप लोगे और वो क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बाद में डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल पाथ की बात की जा रही है, स्केलर क्वांटिटी, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नहीं होगा। हम लोग देखेंगे अभी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है। सो जैसे हम लोगों ने देखा, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से चला कोई, ऐसे चलता आया, ये यहां से आया और ये यहां से आने के बाद यहां तक पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन इसका हो गया। इसका मतलब इस लेंथ को मेजर करेंगे, ये लेंथ होगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, सभी समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो डिस्टेंस स्केलर है तो हम मैच ही नहीं कर सकते। ओके, सो डिस्टेंस बेसिक टर्म, डिस्प्लेसमेंट ये भी बेसिक टर्म है। यहां पर अब बात आती है पॉजिटिव, नेगेटिव या उसकी पहले समझ ली जाए। सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से हम चले, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, गए, आगे गए, यहां तक गए, ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? चलिए फिर यहां से वापस आए, वापस आए, वापस आए, क्या चीज इंक्रीज कर रही है? जरा सोच के बताओ सभी लोग। डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ तो इंक्रीज कर रहा है ना उसका कंटिन्यूअसली, और जब हम वापस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है और जब यहां पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और हम इसको भी क्रॉस कर गए, यहां आ गए तो फिर ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको? सभी को क्लियर हो गया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस
ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जनरली डिस्टेंस के लिए कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तो कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग कहेंगे इक्वल टू कब होगा? बता सकते हो आप इक्वल टू कब होगा? जरा दिमाग लगा के बताना, इक्वल टू कब होगा? ऐसा कब होगा कि हम कहेंगे डिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कभी कहेंगे? बिल्कुल सही, 1D मोशन में कहेंगे। 1D मोशन में कह सकते हैं, क्या 2D में नहीं कह सकते? सोचो, 2D में कह सकते हैं, कह सकते हैं 2D में भी, 3D में भी कह सकते हैं, 1D 2D 3D में भी कह सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी होगा वी वुड लाइक टू से दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात कुछ बुक्स में अलग तरह से लिखा है, शायद कंट्राडिक्ट करे, तो इसलिए ध्यान से फील करिएगा, खुद से समझिएगा, खुद अपना अप्रोच डेवलप करिए। तो ये सबको क्लियर हो गया? दैट मींस डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से सपोज डिवाइड कर दिया हमने, यहां भी डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया, यहां भी डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। यहां तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगा? वी ऑल नो नाउ, स्ट्रेट लाइन मोशन वेदर इट इज 1D 2D और 3D, वहां पर हम ये कह सकते हैं इक्वल होगा। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया सभी को? अब इसके बाद हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की हेल्प से इन्हीं बेसिक टर्म्स को, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ पर्सन मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कॉपी में क्या डायरेक्शन एज्यूम करते हैं? भूल गए आप लोग? वेक्टर वाले चैप्टर में देखा था, ये नॉर्थ है, इट इज ईस्ट, ये वेस्ट है और ये साउथ है। So 3 kilometer towards east, take a left turn and move 3 kilometer towards north. Then person take a right turn and move 1 kilometer further due east and stop. इसका मतलब पर्सन 3 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, देन पर्सन टेक राइट टर्न एंड मूव 1 किलोमीटर फर्दर ड्यू ईस्ट एंड स्टॉप। इसका मतलब देखें, इसको फिगर की हेल्प से देखें। पहले तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन, बड़ा सिंपल है, व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। अब देखें यहां पर, इनको हम सबसे पहले एज वी स्टडी इन वेक्टर एंड स्केलर, सबसे पहले देखें ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। चलिए ये डायरेक्शन तो क्लियर है। इसके बाद पर्सन पहले 3 किलोमीटर ये गया हुआ है ईस्ट, फिर 3 किलोमीटर गया हुआ है कहां पर? लेफ्ट टर्न लिया भाई, यहां तक पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद लेफ्ट टर्न लिया, 3 किलोमीटर गया है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन फर्दर 1 किलोमीटर, बाद में राइट टर्न लेके वो फर्दर 1 किलोमीटर गया है टुवर्ड्स ईस्ट। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। पहली चीज पूछा है डिस्टेंस, कितना सिंपल है डिस्टेंस, कितना सिंपल है। अरे भाई लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ही तो बताना है, 3 + 1 सिंपल, 7 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हुआ। ये सबने बता दिया होगा आप में से। अब सबने बता दिया तो भाई मेरे साथ ही साथ चलो आप लोग, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये लाइन का हमको देखना है क्या मेजरमेंट होगा। अब ये लाइन को मेजर करने के लिए वैसे तो मेथड्स हैं, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस तो क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करें यूनिट वेक्टर में लिख लें। हम लोगों को मालूम है ये आई कैप होता है और ये जे कैप होता है, 3D में होगा तो ये के कैप होगा। पहले पर्सन जब गया था 3 किलोमीटर, 3 आई कैप, ईस्ट में ही तो गया था, ये डायरेक्शन ईस्ट था हमारा। उसके बाद में 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ गया था, चलो भाई नॉर्थ हमारा कहां है? ये रहा हमारा नॉर्थ। सो फिर 1 किलोमीटर फर्दर गया था ईस्ट, तो 1 आई कैप ये हो गया, मतलब 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ठीक है 5 किलोमीटर आ जाता है। डायरेक्शन, भाई डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है ना, तो डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? डायरेक्शन क्या होगा? सो क्योंकि वो पर्सन कुछ ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ में, एक्स एक्सिस साथ में थीटा एंगल फॉर्म करता है, और ये tan थीटा क्या होगा?
कोफिशिएंट ऑफ, याद करिए, जे कैप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, 3/4 वैल्यू आती है 37 डिग्री, मतलब एंगल हो गया 37 डिग्री। एक मेथड, सभी लोग क्लियर है ना? एक मेथड डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये बेटर हो गया, वेक्टर का हेल्प लिया, या मैथमेटिकली कर लिया जाए। चलिए मैथमेटिकली देखते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, देखें, ये 3 किलोमीटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां पर इस टाइप से देखें, ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, और ये 1 किलोमीटर है। अब आप देखो ये टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। हमको कैलकुलेट करना है ये विच इज हाइपोटेन्यूज, सो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मींस 5 किलोमीटर। आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इजीली, ये थीटा है, तो tan थीटा विल बी नाउ इक्वल्स टू 3 बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है 4, आंसर हो गया tan इनवर्स 3/4। डायरेक्शन भी आ गया विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ भी कैलकुलेट कर सकते थे, रिवर्स कर देंगे। सो सबको क्लियर हो गया, ये सेकंड मेथड था। सो समटाइम्स देखिए सेकंड मेथड मैथमेटिकल मेथड है, कभी लग भी सकता है, कभी नहीं भी लग सकता। अगर इसमें थोड़े और चेंजेस किए जाएं, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ ईस्ट गया, साउथ नॉर्थ गया, ऐसी कंडीशन में फिर इश्यू हो जाएगा, फिर आप पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे, फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका इन माय ओपिनियन विनर इज यूनिट वेक्टर मेथड। यूनिट वेक्टर मेथड से करिए, आराम से होगा। सो आइए देखते हैं कि एग्जांपल इस पे बेस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 by 22 मीटर शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें आप, ए से बी तक जाता है, ए से बी तक, यहां से और यहां तक के लिए पहले कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। जरा सोच के बताओ भाई, ए से बी तक डिस्टेंस क्या होगा, ये जो एक्चुअल पाथ है इसी को तो मेजर करेंगे, और ये कितना होगा, अच्छा फुल कितना होता है, ए टू ए 2 पाई आर होता है, सभी को मालूम है ना, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर का कौन सा पार्ट है, अरे भाई ये 2 पाई आर का 1/4 पार्ट है, ये हो गया, क्या हुआ ये, डिस्टेंस। क्लियर है ना सभी को, आर की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है, ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये तो सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आर है, ये आर है, तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट r√2 होगा, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी कर लिया, फिर कह रहा है ए टू सी, अच्छा ए टू सी देखा जाए, ए टू सी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, देखो भाई सिंपल है, सभी लोग कर सकते हो, डिस्टेंस का मतलब आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट, अब ओरल करो, डिस्प्लेसमेंट ए से सी के लिए, ए से सी के लिए आर एंड देन आर ट्वाइस आर, सिंपल हो गया। ए से डी के लिए, ए से ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बता सकते हो, 0, बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर, बिल्कुल सही, करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। सो ए से बी के लिए, ए से सी के लिए, सभी के लिए हम लोगों ने देख लिया, ए से बी के लिए कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट r√2 होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से फिर फर्दर ए से डी के लिए देख लिया, ए से डी के लिए 2 पाई आर पूरा होता है, और उसमें से 2 पाई आर में से अगर आप देखो तो 3/4 पार्ट है ए से डी के लिए, ए टू डी 3/4 पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट हट गया है। इसका मीनिंग है ए से डी के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ए से डी के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और डिस्टेंस 15 मीटर आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से डी के लिए फिर से मेजर कर लिया, यही तो होगा ए से डी के लिए, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, r√2, r√2 ए से डी के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोगों से, कितने लोग हैं जो कहते हैं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, क्या स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी इज सेम, ये ट्रू है या फॉल्स है, कुछ लोग कहेंगे, जल्दी से कहेंगे ट्रू है, अब कुछ लोग आए नहीं नहीं फॉल्स है, ट्रू है, अभी भी कुछ लोग ट्रू पे हैं, क्यों ट्रू है आप बताइए। अब कहोगे r√2 उधर भी है, r√2 इधर भी है, ऐसे ही तो कहोगे आप लोग कि ये r√2 तो ये भी है, a टू b भी है, एंड a टू d भी r√2 ही है। अच्छा ठीक है,
अभी आप अलर्ट मोड पे नहीं हो, अलर्ट मोड पे रहो आप, एडवांस की प्रिपरेशन, आईआईटीज की प्रिपरेशन, नीट, कोई भी एनआईटीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलर्ट मोड पे रहना है। दोनों डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है। अभी समझ में आया? डायरेक्शन अलग अलग है, नहीं कह सकते ऐसा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इट मींस यहां पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं कह सकते, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नो डाउट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को इक्वेट करने के पहले बहुत क्लियरली दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इक्वेट करना जरूरी होता है। ये तो डिफरेंस होता है वेक्टर और स्केलर में। ओके, सो ए टू डी देख लिया, ए टू सी देखना है, कोई इश्यू नहीं है। ए टू सी के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 2πr/2 हो गया, डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस आर हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए टू सी के लिए आ गया। नाउ फर्दर ए टू ए के लिए डिस्टेंस तो 2πr है, कॉमन सेंस की बात है, ए से ही चला, ए पे पहुंच गया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 20 मीटर आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा? सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 1। आज हम लोगों ने बड़े फंडामेंटल चीजें देखी जो आपको पहले बड़ा आसान लग रहा था, आप सोच रहे थे बहुत इजी है। रेस्ट एंड मोशन हमने उसको फील कराया, स्लोली चलते हैं अपन लोग, स्लोली फील करते जाएंगे। फिर हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जूनियर क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, फिर देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी काफी सोचना पड़ेगा, नो डाउट। हाँ, ये जरूर है, इतना आपने एक बार सुन लिया ध्यान से, इतना आपका पैक हो गया, ये पैक हो गया, फंडामेंटली देख रहे हैं। फिर फर्दर हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट उन पे जाएंगे। सो दिस इज एंड ऑफ डे 1।